नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मैं देखता हूं कि वीडियो आप पूरा देखते हैं। 10 मिनट की वीडियो आप 7 मिनट तक देखते हैं, 8 मिनट तक देखते हैं। ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है, मुझे खुशी होती है। लेकिन आप में एक कमी है। वीडियो को आप देखते हैं, वीडियो को ओपन करते हैं, पूरा वॉच करते हैं, सुनते हैं, बातों को समझते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उस सवाल का जवाब मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन लाइक डिसलाइक करना मत भूलें। 2000 लोग वीडियो को देखते हैं, 3000 लोग वीडियो को देखते हैं, 5000 लोग वीडियो को देखते हैं, तो 5000 लाइक होना चाहिए। लेकिन आप जो है 100 लाइक पर सिमट जाते हैं, जैसे आपकी उंगलियां काम नहीं करती हैं। तो भैया आप उंगली से अपने लाइक और डिसलाइक का बटन दबा कर जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको इसी तरह की जानकारी देता रहूं। ज़्यादा वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। बीकॉम में दाखिले के लिए 1168 ने करवाया पंजीकरण। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्नातक में दाखिले के लिए सबसे ज़्यादा पंजीकरण बीकॉम 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और बीकॉम ऑनर्स में 1168 हुए हैं। अभी पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि LLB पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में 574 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसी तरह BBA में 345, BLED में 278, BCA में 250, BBA BFA में 145, BSc एग्रीकल्चर में 83 और BJMC में 10 अभ्यर्थियों ने बुधवार शाम तक पंजीकरण करवाया है। यह प्रक्रिया अभी आगे चलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। PhD दाखिले के लिए इंटरव्यू आज से, तो आप लोग इसके संबंध में नोटिस पढ़ सकते हैं। नोटिस जो है लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है। लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिस देखने को मिलेगा। अगली खबर पेगासस को लेकर है। आपको मालूम होगा कि पेगासस के संबंध में काफ़ी विवाद हुआ। विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार के द्वारा जासूसी करवाई जाती है। उसी के संबंध में यह खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, जाँच के लिए विशेषज्ञों की समिति संभव। शीर्ष अदालत ने कहा कि जासूसी मामले में अगले हफ्ते जारी होगा अंतरिम आदेश। अगर इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि पेगासस क्या है और क्या आरोप लगे थे। अगली खबर प्रयागराज की है। प्रयागराज से एक और अहम दफ्तर होगा विदा। पहचान के संकट से जूझ रहे प्रयागराज को एक और झटका लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण कार्यालय छीने जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह सिविल लाइन्स स्थित रेलवे के केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन को बंद किए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल ने तैयार किया है। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई के लिए यह प्रस्ताव कोर प्रयागराज को भेजा गया है। सवाल है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको मालूम होगा कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, विद्युत विभाग का निजीकरण हो रहा है, बसों का निजीकरण करने की तैयारी है, इत्यादि काम किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट तक जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको अस्त व्यस्त ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिस दिन रेल बजट को आम बजट में समाहित किया गया उसी दिन से रेलवे का बुरा दौर शुरू हो गया। केंद्र सरकार रेलवे को बेचने पर आमादा है। सारे संसाधनों को अलग अलग करके निजी हाथों में सरकार देने जा रही है। NFIR के नेतृत्व में रेलकर्मी आंदोलन करेंगे। RP सिंह जोनल महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। देखिए, बेचने से क्या होगा या तो भविष्य में आपको पता चलेगा। जब 10 रुपये का टिकट 50 रुपये मिलेगा, 100 रुपये का टिकट 500 रुपये में मिलेगा, 500 का टिकट 2500 में मिलेगा, तब आपको एहसास होगा। जब कमाएंगे आप 7000 रुपये, देना पड़ेगा आपको 500 रुपये, तब इस बात का एहसास होगा वास्तव में निजीकरण कितना अच्छा है और कितना बुरा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि आप तुरंत नहीं समझ पाते हैं। अब जब तुरंत नहीं समझते हैं तो भविष्य आपका अंधकारमय हो जाता है। अगली खबर एक महत्वपूर्ण शोध को लेकर है। टीका लगने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का खतरा। आपको बता दें कि कोरोना के कई स्वरूप हैं, उसी में से एक स्वरूप है डेल्टा वेरिएंट।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बीएचयू में हुई एक शोध में बेहद चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की अगुवाई में वाराणसी समेत आसपास के जिले में कोरोना का टीका लगवा चुकी 14 लोगों पर अध्ययन किया गया। इसमें 79% लोगों ने डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण पाया गया। ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र में कोरोना संक्रमित 130 लोगों के सैंपल जांचने के लिए भेजे गए थे। इसमें से केवल 36% में वेरिएंट मिला था। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से टीका लगवाने वाले 14 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में 79% लोगों में डेल्टा वेरिएंट मिला है। जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, वह एंटीबॉडीज डेल्टा वेरिएंट को मात देने में काफ़ी नहीं है। यानी कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाया है तो 100% में से 30% कारगर है, 70% कारगर नहीं है। तो आपको अगर कोरोना से बचना है तो खुद को सुरक्षित रखना होगा। आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी है, आपका स्वास्थ्य है। अगली अपडेट पीएम केयर्स फंड को लेकर है। पीएम केयर्स फंड पर केंद्र या राज्य सरकारों का नियंत्रण नहीं, ऐसा केंद्र का जवाब है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि जो पीएम केयर फंड है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, न राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ना उसका कोई डाटा ले सकता है। या जो है सेपरेट फंड था जो कि आप लोगों ने भेजा था प्रधानमंत्री जी के नाम। अब वह केयर फंड कहाँ कहाँ यूज हुआ इसके संबंध में कोई किसी को जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से बताया कि पीएम केयर फंड के कामकाज में केंद्र या राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है। यह सरकारी फंड नहीं है बल्कि किसी भी अन्य धर्मार्थ ट्रस्ट की तरह बड़े सार्वजनिक हित में पारदर्शिता व सार्वजनिक भलाई के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसकी एकाध राशि सरकारी खजाने में नहीं जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है। तो आप देख लीजिए और सुन लीजिए कि जो आपने फंड दिया था वह सरकार के अधीन नहीं है, ना राज्य सरकार के अधीन है, ना केंद्र सरकार के अधीन है। वह पैसा कितना है, कितना आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, इसकी जानकारी भी आप नहीं मांग सकते हैं। जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मेरे द्वारा यह सच्चाई बताई गई थी, आज इसकी पुष्टि हो गई। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। आपको बता दें इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी शुक्रवार से ऑनलाइन मोड में विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2021 तय की गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय में गैर शैक्षिक पदों पर कर्मचारियों के लिए 632 पद रिक्त हैं। इनमें ग्रुप ए के 32, ग्रुप बी के 73 और ग्रुप सी के सर्वाधिक 527 पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास शैक्षिक योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की पिछड़ी जातियों की गणना प्रशासनिक रूप से कठिन, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से बेहद कठिन और जटिल है। जातिगत जनगणना पर केंद्र का यह रुख काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर हल्फनामे में कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 अशुद्धियों से भरी हुई थी। महाराष्ट्र की एक याचिका में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दायर हल्फनामे में कहा है कि सरकार ने 2021 की जनगणना में SC/ST को शामिल किया पर अन्य किसी श्रेणी का उल्लेख नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितना भी आप प्रयास करिए, वर्तमान सरकार जातिगत जनगणना नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, इसका कारण क्या है और सरकार के द्वारा इस प्रकार का जवाब क्यों दिया गया है, आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है कि दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। आपको बता दूं, जैसा कि चर्चाएं लंबे समय से थी कि 73,711 पद रिक्त हैं और 51,112 का हलफनामा सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। नवंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें प्रस्ताव पर मुहर लगी है या नहीं लगी है इसका जिक्र नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आज या कल में प्रेषित कर दिया जाएगा पीएनपी को कि 28 तारीख को आप परीक्षा कराइए, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप वेट कर लीजिए, कल मेरे द्वारा बताया गया उसका वेट करिए, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और नई शिक्षक भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि अक्टूबर में रिपोर्ट आएगी और इसमें लिखा हुआ कि अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर से पहले रिपोर्ट नहीं आएगी और घोषणा अक्टूबर में होगी, ना कि सितंबर में होगी। जो बताता हूँ वही होता है, आज बता रहा हूँ, कल आप देख लीजिएगा जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है वह सही है या गलत है। दिसंबर माह से नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और इसके पहले मेरे द्वारा सुपरटेट परीक्षा के संबंध में क्या बताया गया है, अन्य परीक्षा के संबंध में क्या बताया गया है, इसके संबंध में आज के समाचार पत्रों में जिक्र किया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नई शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें पूरी बात समझाऊंगा कि सुपरटेट कब होगा, क्यों नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आज दोपहर की वीडियो का इंतजार करिए। अगली खबर की मेरी हत्या करवा देगी योगी सरकार, ऐसा मुख्तार अंसारी का कहना है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने योगी सरकार पर खुद को खाने में जहर देकर हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट से हुई वर्चुअल पेशी में मुख्तार अंसारी ने यह आरोप लगाया है। मुख्तार ने उच्च श्रेणी में सुविधा देने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 7 अक्टूबर 2021 तय की गई है। अब 7 अक्टूबर 2021 को क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर बीएचयू की है। बीएचयू में 4 दिन बाद से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। आपको बता दें बीएचयू में यूजी पीजी की प्रक्रिया 4 दिन बाद शुरू होने जा रही है, यानी कि 28 सितंबर 2021 से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख लें। अगली खबर की रोजगार दिलाने के शीर्ष 500 संस्थानों में आईआईटी दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल है। आपको बता दें कि रोजगार दिलाने में देश भर की शिक्षण संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पर है। यह खुलासा क्यूएस की स्नातक रोजगार संबंधी रैंकिंग 2022 में हुआ है। दुनिया के टॉप 500 रोजगार दिलाने वाले शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में आईआईटी बम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, आईआईटी कानपुर, मुंबई यूनिवर्सिटी, आईआईएससी बेंगलुरु, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी शामिल है। अगली अपडेट है कि 1 अक्टूबर 2021 से प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया। आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल सीपीसी शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 की प्लेसमेंट प्रक्रिया के लिए 1 अक्टूबर 2021 से पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। इसमें अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। विद्यार्थियों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। स्नातक व स्नातकोत्तर के पहले व दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। अगली खबर है कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली। केंद्र ने खाली पदों को भरने के लिए निर्देश शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः निर्धारण को भी कहा। आपको बता दें पीएबी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 73,711 पद सहायक अध्यापकों के खाली हैं, 52,317 पद प्रधानाध्यापकों के खाली हैं, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से कल परसों आपको जानकारी दी गई थी। कल भी जानकारी दी गई थी और परसों भी जानकारी दी गई थी, वही आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है। अगली खबर कि प्रदेश में पैदा हो सकता है बिजली संकट, दरों में भी बढ़ोतरी संभव, राजस्व वसूली में फिसड्डी, उत्पादन कंपनियों को भुगतान की लालें। आपको बता दें प्रदेश की बिजली कंपनियों की माली हालत दिनों दिन खस्ता होती जा रही है। राजस्व वसूली में फिसड्डी होने और उत्पादन कंपनियों को समय से भुगतान न हो पाने की दशा में प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो सकता है। पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक पंकज कुमार की ओर से सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन निदेशकों को भेजे गए पत्र में इस साल बिजली खरीद और वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा देते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि बिजली कंपनियों द्वारा कम राजस्व वसूली से वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। इस अवधि में 21,411 करोड़ रुपए की जो राजस्व वसूली हुई है उसमें सरकारी विभागों से वसूली गई 3,558 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। अप्रैल से अगस्त तक कुल कैश गैप बढ़कर 9,148 करोड़ रुपए हो गया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 28,000 करोड़ रुपए के करीब बकाया है, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए के करीब वसूली हुई है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया गया है 21,411 करोड़। अभी कितना बकाया है आकलन कर सकते हैं। 28 में से आप 21 घटाएंगे उतना अभी बकाया है। सरकार कैसे भरेगी
इससे जो है बिजली की जो दर है, बिजली का जो दाम है वह बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग तैयार रहिए महंगाई की मार झेलने के लिए। अगली खबर सहायक शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर है। एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश। दर्जनों अपील पर हाईकोर्ट ने दी सीमित राहत। 6 प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर दाखिल की गई थी अपील। आपको बताना चाहता हूं कि जो अपील दाखिल की गई थी उसका आर्डर 23 सितंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। उसमें कहा गया है जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने अपील की है, जो याची बने हैं, उन्हें लाभ दिया जाए एक प्रश्न का, यानी कि एक प्रश्न के नंबर उनके बढ़ जाएंगे। जो एक प्रश्न से रुके होंगे, जो याची बने होंगे, उनकी नौकरी अब पक्की हो गई है। अगली खबर UPSSC की बीडीओ भर्ती 2016 को लेकर है। बीडीओ भर्ती 2016 की पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाए नियुक्ति, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। 116 पदों का परिणाम जारी किया गया था जिन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दिया है। यह अभ्यर्थी 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल थे। इनके नाम 26 जून 2020 को आयोग द्वारा जारी पूरक सूची चयन सूची में शामिल किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3133 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। इसी में एग्रीकल्चर या साइंस मांगा जाता है। यही भर्ती है जिसके संबंध में मेरे द्वारा अभी हाल ही में आपको जानकारी दी गई थी, जिसका विज्ञापन 2022 में आने वाला है। इसमें फिजिकल भी होता है। इसमें आर्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, केवल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती का विज्ञापन सपा शासनकाल में जारी किया गया था। बम्पर पदों पर 3133 पद थे। और 2015 में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें 3500 कुछ पद थे। वर्तमान सरकार में कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है, किस तरह से कटौती की जा रही है, आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हें नियुक्ति मिल जाएगी, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर कि अब 6 अक्टूबर 2021 तक भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा फॉर्म। यूपी बोर्ड के निर्णय से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2022 के परीक्षार्थियों को मिली राहत। अगली अपडेट है कि विषयवार केंद्र आवंटन का विरोध शिक्षक भर्ती को लेकर है। अभ्यर्थी की मांग है कि उनके जिले में आवंटित किए जाएं केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में विषयवार केंद्र आवंटित किए जाने की व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया। केंद्र आवंटन में विसंगति के कारण महिला अभ्यर्थियों को 500 किलोमीटर की दूरी तक केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। कोविड काल में इतनी दूर केंद्र आवंटित किए जाने के कारण तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा कि कुछ दिनों पहले आयोग द्वारा प्रवक्ता GIC की परीक्षा में 68% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया, जो कि बहुत दुखद है। तो मांग की गई, अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, UPSSC के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। 26 सितंबर को प्रस्तावित है राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती जो आई थी उसकी परीक्षा 26 सितंबर 2021 को प्रस्तावित है। इसमें लखनऊ और प्रयागराज में विषयवार केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रयागराज में रसायन विज्ञान एवं गणित और लखनऊ में भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाए गए। आयोग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों प्रवक्ता के 1254, प्रधानाचार्य के 13, कर्मशाला अधीक्षक के 16 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए परीक्षा 12 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से केंद्र बनाए जा रहे हैं वह दुखदायी है और कोरोना की महामारी के दौर में इस तरह से केंद्र नहीं बनाए जाना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, स्टाफ नर्स की परीक्षा का एक केंद्र बदला। तो आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा केंद्र बदला गया है। इधर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खबर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि DLED का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार है। 5 लाख अभ्यर्थी DLED कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें TGT BEO आज भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालने से अभ्यर्थी का रुझान DLED की ओर से कम हुआ है। DLED प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार गिर रही है। तो पत्र भेजा गया, पत्र से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्र भेजेंगे, रख लेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, ज्ञापन देंगे, रख लेंगे, फाड़ कर फेंक देंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, प्रदर्शन करते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और संख्या बल दिखाए। संख्या बल पर ही सब कुछ आधारित है। यहाँ पर देखिए एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लखनऊ सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि जब समिति गठित की जाती है तो पदों की संख्या घट जाती है। आपको मालूम होगा, मेरे द्वारा कई वीडियो में बताया गया है।
देखिए जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में यही हुआ था, टीजीटी पीजीटी भर्ती में यही हुआ था कि समिति गठित की गई, 40,000 से पद घट के जो है 15,000 पहुँच गया, और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 4500 से पद घट के 1500 पहुँच गया। तो उसी प्रकार से जो नई शिक्षक भर्ती है उसमें भी पद घटेंगे, इसमें दो राय नहीं है। छात्रों के अनुपात के आधार पर अगर शिक्षक रखा जाएगा तो पद घटना तय है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में उस तरह से छात्र नहीं है जिस तरह से चाहिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।